कल हमने वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पढ़ा था और वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन में हमने ये बात पढ़ी थी कि किसी भी विलयन में अगर अवाष्पशील द्रव है तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। ये बात हमने कल पढ़ी थी। अगर हम उस विलयन के क्वथनांक की बात अगर हम करें तो उसका जो क्वथनांक है वो बढ़ जाएगा। मान लो कि जो विलायक है वो पहले 373 केल्विन तापमान पर उबल रहा था, अब उसमें क्या आ गया, अवाष्पशील विलय अगर हम मिला देंगे तो जो विलयन बना है वो अब 373 केल्विन तापमान पर नहीं उबलेगा, वो अधिक तापमान पर उबलेगा। इससे हम कहते हैं क्वथनांक उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना। तो क्वथनांक क्या चीज होती है, किसी द्रव्य का वह न्यूनतम ताप जिस पर उसका दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। या फिर हम इस बात को ये भी कह सकते हैं कि अगर हमें किसी भी द्रव्य को उबालना है तो उसका जो दाब है वो हमें 1 atm करना होगा, या उसका जो दाब है वो हमें वायुमंडलीय दाब के बराबर करना होगा। और ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, तापमान को बढ़ाना होगा। हमारे पास यहाँ पर ये वाली वैल्यू तापमान की और ये वाली वैल्यू वाष्प दाब की है या वायुमंडलीय दाब की है। हमारे पास कोई भी द्रव्य है, मान लो कि जल है, जल का हमें क्वथनांक ताप पता है 373.15 केल्विन पर ये उबलना शुरू करता है। हम क्या करते हैं कि इस द्रव्य का जब हम तापमान बढ़ाते हैं या जल का जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो तापमान धीरे धीरे ग्राफ में ऊपर बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अगर इसका दाब 1 atm के बराबर हो गया, यहाँ तक आ गया, तो ये जो द्रव्य है वो उबलना शुरू कर देगा। और जो जल है उसका दाब 1 atm पर कब होगा, जब उसका तापमान 373 केल्विन तापमान हो जाएगा। यानी कि 373 केल्विन तापमान पर जो जल है वो उसका दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है और ये उबलना शुरू कर देता है। अब हम क्या करते हैं कि जल के अंदर कोई अवाष्पशील विलय मिला देते हैं। मान लो कि हमने नमक मिला दिया, जैसे इस तापमान पर जल में हम अवाष्पशील विलय मिलाएंगे तो जल का जो दाब हो क्या हो जाएगा, 1 atm से कम हो जाएगा। यानी कि अब जो जल है 373 केल्विन तापमान पर नहीं उबलेगा। अगर अब भी हम जल को उबालना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, दाब बढ़ाना होगा। और दाब बढ़ाने के लिए हमें टेम्परेचर बढ़ाना होगा। तो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। और इस टेम्परेचर को हम तब तक बढ़ाते हैं जब तक कि इस विलयन का जो दाब है वो 1 atm दोबारा न हो जाए। इस ताप पर जो जल है उसका जो दाब है वो दोबारा 1 atm हो गया, या फिर हम कह सकते हैं कि विलयन है वो दोबारा उबलना शुरू कर देगा। अब इस पूरी प्रोसेस को हम क्वथनांक का उन्नयन बोलते हैं। क्वथनांक की उन्नयन से हम विलय पदार्थ का मोल द्रव्यमान किस प्रकार निकालेंगे, ये सभी प्रोसेस हम अब करने वाले हैं। देखो एक बार ग्राफ को दोबारा देखना। इसमें जो टी नोट भी है, टी नोट भी की जो वैल्यू है वो शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। यानी कि टी नोट भी तापमान पर जो विलायक है उसका दाब 1 atm के बराबर है। 1 atm के बराबर है, हमें ग्राफ में दिखाई दे रहा है। अब हमने इसमें मिला दिया अवाष्पशील विलय ठोस। जैसे इसमें हमने अवाष्पशील विलय ठोस मिलाया तो इसका दाब कम हो गया, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस तापमान पर जो विलायक है या जो विलयन है वो अब नहीं उबलेगा। अब हमें क्या करना होगा कि इस विलयन को उबालने के लिए हमें क्या करना होगा, तापमान बढ़ाना होगा। और हमने तापमान बढ़ाकर टिब्बी कर दिया। ये तापमान कौन सा हो गया, इस टिब्बी तापमान पर विलयन का जो क्वथनांक है दोबारा कितना हो गया, विलयन का जो दाब है इस टिब्बी तापमान पर विलयन का जो दाब है वो पुनः 1 atm हो गया। तो ये जो टिब्बी तापमान है ये विलयन का क्वथनांक हो गया और टी नोट भी जो तापमान है वो शुद्ध विलायक का क्वथनांक हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि टी नोट भी शुद्ध विलायक का क्वथनांक है वह टिब्बी विलयन का क्वथनांक है, विलयन का क्वथनांक है। इन दोनों में अंतर निकालेंगे तो हमारे पास ज्यादा क्या है, टिब्बी, कम क्या है, टी नोट भी। इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, टिब्बी माइनस टी नोट भी। इन दोनों में अंतर जिसे हम डेल टिब्बी से दर्शाएंगे, इन दोनों में अंतर को हम क्या कहेंगे, क्वथनांक का उन्नयन। इन दोनों में अंतर को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। या डेल क्वथनांक उन्नयन को हम दर्शाएंगे डेल टीबी से। याद रख लेना, न्यूमेरिकल में ये चीजें काम आएंगी। डेल टीबी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, अधिक वैल्यू हमारे पास यहाँ पर
टिब्बी की, और कम वैल्यू किसकी है, टी नॉट बी की। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना। ठीक है, ग्राफ से आपको पता चल रहा है कि जो डेल टिब्बी है वो डेल पी के समानुपाती है। जो लाइनें गहरी की गई उनको ध्यान से देखना कि जो डेल टिब्बी है वो डेल पी के समानुपाती है। तो हम लिख सकते हैं कि ग्राफ से स्पष्ट है कि ग्राफ से स्पष्ट है कि डेल टिब्बी समानुपाती डेल पी के। इक्वेशन नंबर आप इसको दे दो 2। राउल्ट के नियम में हमने एक इक्वेशन की थी कि जो डेल पी है वो पी नोट 1 x2 के इक्वल होता है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान में हमने ये इक्वेशन आई थी हमारी वाली कल वाले टॉपिक में। तो हम यहां से जो पी नोट 1 है उसको हम कांस्टेंट मान सकते हैं। तो इसको अगर हम कांस्टेंट या स्थिरांक मानेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल पी समानुपाती x2 की। तो राउल्ट के नियम से हम क्या लिख सकते हैं, राउल्ट के नियम से डेल पी समानुपाती x2। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 3। ठीक है, अब मैं इस ग्राफ को एक बार हटाने वाला हूं। इक्वेशन 2 और 3 से देखना, देखो डेल टिब्बी समानुपाती डेल पी है और डेल पी की समानुपाती x2 है, यानी कि डेल टिब्बी समानुपाती डेल पी और डेल पी की समानुपाती x2 है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां से, डेल टिब्बी समानुपाती किसके हो जाएगा, x2 की। इक्वेशन 2 और 3 से, 2 और 3 से हम लिख सकते हैं कि जो डेल टिब्बी है वो समानुपाती किसके हो जाएगा, x2 की। ठीक है, यहां से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो डेल टिब्बी इक्वल हमारे पास आ जाएगा के x2, जिसे के एक समानुपातिक स्थिरांक है। यहां पर x2 की वैल्यू रख दो। x2 की वैल्यू हमें पता है n2 बटे n1 प्लस n2। तनु विलीनों के लिए n1 का मान काफी अधिक होता है n2 से, तो n2 को हम हर में छोड़ देंगे यहां पर। तो हमारे पास डेल टिब्बी इक्वल क्या बचेगा, डेल टिब्बी इक्वल बचेगा हमारे पास के n2 अपॉन n1। ओके, यहां से हमें n2 और n1 की वैल्यू रखनी है। n बराबर हमें पता है कि दिया गया द्रव्यमान W अपॉन मोलर द्रव्यमान m। ये n की वैल्यू यहाँ पे रख दो। n2 है तो W2 बटे m2, n1 है तो W1 बटे m1। डेल टिब्बी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, के n2 की वैल्यू रखेंगे तो W2 अपॉन m2 और n1 की वैल्यू रखेंगे तो m1 अपॉन W1। इतने आप समझदार हो कि m1 अपॉन W1 क्यों आए, क्योंकि बटे में तो ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 4। हमने मोललता में बात की थी कि जो मोललता होती है वो m किसकी इक्वल होती है, विलेय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। ये बात हमने मोललता में पढ़ी थी। तो यहां से विलेय के मोल को हम दर्शाते हैं विलेय Nb से या N2 से, और विलायक का द्रव्यमान, विलायक है तो द्रव्यमान है तो W, विलायक है तो 1। यहां से N2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, N2 बराबर यहां पे भी लिखा था हमने N2 बराबर W2 बटे M2। तो N2 का मान रखो W2 बटे M2 और मल्टीप्लाई W1। ये वाली जो इक्वेशन है W2 बटे M2 इंटू W1, W2 बटे M2 इंटू W1, ये किसके इक्वल रख सकते हैं हम, मोललता के इक्वल रख सकते हैं। तो यहां से हम डेल टीबी बराबर क्या कर सकते हैं, डेल टीबी बराबर के m1, के इंटू m1, ये तो हमने रख लिया इस इक्वेशन से। और ये वाली जो पूरी इक्वेशन थी उसको हमने किसके बराबर रख दिया, मोललता m के। ठीक है,
K और M1 ये दोनों होते हैं स्थिरांक। जब हम इन दोनों और इसका जो मान है KB के इक्वल होता है, K और M1 है स्थिरांक है, K और M1 का मान किसके इक्वल होता है? KB के इक्वल, जो कि मोलल उन्नयन स्थिरांक इनटू M किसके इक्वल आ गए? ये डेल TB के, जहां KB मोलल उन्नयन स्थिरांक है। ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 से हम क्या दर्शा सकते हैं कि जो KB है वो स्थिरांक है। जब हम KB को स्थिरांक मानेंगे तो डेल TB समानुपाती मोललता M। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो क्वथनांक उन्नयन है मोललता के समानुपाती होता है या मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप 6। तो ये तो संबंध किस में आ गया? क्वथनांक उन्नयन और मोललता M में संबंध आ गया। अब हम इसको थोड़ा और भी आगे कर सकते हैं। आगे क्या करना है आपको? केवल और केवल इस इक्वेशन में मोललता M की जो वैल्यू है वो आपको पुट करनी है। इक्वेशन 5 से हम क्या लिख सकते हैं? डेल TB किसके इक्वल है? KB इंटू M के। तो डेल TB इक्वल हम लिख सकते हैं KB इंटू M बराबर क्या है हमारे पास? W2 मोललता में जब हमने पढ़ा था W2 अपॉन M2 इंटू 1000 बटे W1। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 7। तो इक्वेशन 7 से हम विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान M2 निकाल सकते हैं। ये वाली जो इक्वेशन है वो किसके लिए काम में ली जाती है? विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए। और यहाँ पे जो विलेय पदार्थ लिया जाएगा वो होगा अवाष्पशील विलेय पदार्थ। ठीक है। क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक क्या चीज होती है? किसी द्रव्य का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। अब यानी कि किसी भी द्रव्य का अगर दाब 1 atm हो गया तो वो जो द्रव्य है वो उबलना शुरू कर देता है। अगर उसका दाब 1 atm से कम हो गया तो वो उबलना शुरू नहीं करेगा। तो उबलना शुरू कर रहा है यानी कि उसका क्वथनांक ताप है। अब हम क्या पढ़ेंगे कि अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति में जो दाब है वो कम हो जाता है। यानी कि जब हम विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसका दाब कम हो गया। अगर दाब कम हो गया तो वो जो द्रव्य है, जो विलायक है या जो विलयन है उस तापमान पर नहीं उबलेगा। अब हमें क्या करना होगा? उसका दाब बढ़ाना होगा। और दाब बढ़ाने के लिए दाब कैसे बढ़ेगा? जब हम उस विलयन का तापमान बढ़ाएंगे। तो देखो यहाँ पे हम T0 भी शुद्ध विलायक का क्वथनांक मानते हैं और TB किसका क्वथनांक मानते हैं? विलयन का क्वथनांक मानते हैं। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? क्वथनांक उन्नयन कहते हैं, जिसे हम डेल TB से प्रदर्शित करते हैं। डेल TB इक्वल क्या हो जाएगा? TB माइनस का T0 भी। पहले हमने ग्राफ में देखा था कि जो डेल TB है वो डेल P के समानुपाती, और राउल्ट के नियम में हमने देखा था वाष्प दाब अपेक्षिक अवनमन में लास्ट वाली इक्वेशन आई थी, लास्ट से एक कम, जिसमें आया था डेल TB समानुपाती x2, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 और 3 से हम क्या लिख सकते हैं? 2 में तो है डेल TB P के समानुपाती और 3 में है डेल P x2 के समानुपाती, यानी कि डेल TB समानुपाती डेल P समानुपाती x2, या फिर हम इसको लिख सकते हैं डेल TB है वो x2 के भी समानुपाती है। लिख दिया। यहां से स्थिरांक आ गया K, x2 की वैल्यू रखी N2 बटे N1 प्लस N2, मूल अंशों वाली बात है। N1 का मान काफी अधिक होता है, N2 से N2 को नगण्य मान लिया जाता है तनु विलीनों के लिए। N2 को हर में छोड़ देंगे तो डेल TB इक्वल आ जाएगा K N2 अपॉन N1। N2 और N1 की वैल्यू इनपुट करनी है और यहाँ पे हमें क्या करना है? W2 अपॉन M2 इंटू W1, ये मोललता M की इक्वल होता है। और ऊपर हमारे पास वैल्यू बची K और M1। K और M1 है, ये दोनों हैं स्थिरांक और इन दोनों का मान है वो KB के इक्वल होता है, जिससे हम मोलल क्वथनांक मोलल उन्नयन स्थिरांक या मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। तो इक्वेशन 5 से हम क्या लिख सकते हैं? KB डेल TB इक्वल है हमारे पास KB इंटू M। यहाँ पे जो KB है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट हटाएंगे तो डेल TB समानुपाती M हो जाएगा। इक्वेशन नंबर किसे लिख सकते हैं हम? 6 से। इक्वेशन 6 से अगर डेल TB
इक्वल के बी इंटू एम था, और जब हम मोललता एम की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी जिसको हम 7 नंबर दे देंगे। और इक्वेशन 7 से हम क्या निकाल सकते हैं, एवांशिक विलेय का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, अब हम एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। एक न्यूमेरिकल देखना, बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। एक अवाष्य विलेय के 1.80 ग्राम को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 354.11 केल्विन हो जाता है। विलेय के अणुभार की गणना कीजिए। बेंजीन के लिए हमें केबी का मान 2.53 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल दिया गया है। तो देखो यहाँ पे दोबारा देखना, बेंजीन का क्वथनांक दिया गया है, तो ये किसका मान होगा, टी नोट बी का 353.23 केल्विन है, यानी कि टी नोट बी का मान होगा 353.23 केल्विन। एक अवाष्य विलेय के 1.80 ग्राम को, अवाष्य विलेय यानी कि विलेय पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान W2 1.80 ग्राम 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलाय का दिया गया द्रव्यमान W1 90 ग्राम। विलयन का क्वथनांक 354.11 केल्विन हो जाता है, यानी कि टिब्बी विलयन क्वथनांक अधिक वाली वैल्यू, टिब्बी का मान होगा 354.11 केल्विन। विलेय के अणुभार M2 की गणना करनी है हमें, जो कि हमारा लास्ट वाले जो सूत्र निकल के आया था उससे, और केबी का मान हमें दिया गया है। देखो हाँ, हमारे पास बेंजीन का क्वथनांक, यानी कि बेंजीन अकेली हो 353.23 केल्विन पर उबलना शुरू करती है, और बेंजीन में जब हम अवाष्य विलेय मिला देते हैं कितना, 1.80 ग्राम, तो बेंजीन जो विलयन बना है उसका जो क्वथनांक हो जाता है बढ़ के कितना हो जाता है 354.11 केल्विन। यानी कि डेल टीबी इक्वल क्या होता है भाई, डेल टीबी टीबी माइनस टी नोट बी, यानी कि कितनी वृद्धि हुई है उसे हम क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। टीबी हमारे पास है 354.11 केल्विन माइनस का टी नोट बी हमारे पास है 353.23 केल्विन, तो डेल टीबी क्या आ जाएगा 0.88 केल्विन। यानी कि इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम बेंजीन में 1.80 ग्राम अवाष्य विलेय मिला देंगे तो जो विलयन बनेगा वो 0.88 केल्विन अधिक तापमान पर उबलेगा, और वो जो तापमान हो कितना होगा यार भाई, इसमें दोनों ऐड करें 354.11 केल्विन आएगा, सिंपल सी बात है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है अवाष्य विलेय का मोलर द्रव्यमान M2 में निकालना है। तो देखो लास्ट वाली जो इक्वेशन आई थी उससे हम लिखते हैं, डेल टीबी इक्वल हमारे पास आई थी KB मल्टीप्लाई W2 अपॉन M2 इंटू 1000 बटे W1, और ये जो W1 लिया जाएगा वो ग्राम में लिया जाएगा। इसमें हमें KB की वैल्यू ये वाली, W2 ये वाली, M2 किधर गया, M2 हमें निकालना है, और W1 ये वाली वैल्यू पुट करते हैं। जो वैल्यू हमारे पास है वो रख देते हैं। डेल टीबी हमारे पास है 0.88 केल्विन, W2 हमारे पास है 1.80 ग्राम, M2 हमें निकालना है, मल्टीप्लाई 1000 बटे W1 हमारे पास रहेगा 90 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट कैंसिल हो गया, 90 कम 90, 90 दूनी 180, 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 इक्वल 2000 बटे M2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके नीचे 1 ले लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो M2 इंटू 88 इक्वल 2000, M2 इंटू 88 इक्वल 2000, तो M2 इक्वल हमारे पास हो जाएगा 2000 बटे 88, और आगे काट के करना चाहो तो 1000 बटे 44 आ जाएगा। तो 1000 में जब हम 1000 को जब हम 44 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 57.5 ग्राम के आसपास आ जाएगा। यह आपका अवाष्य विलेय का मोलर द्रव्यमान हो गया। तो देखो इस न्यूमेरिकल में हमने क्या देखा, सबसे पहले तो जो फॉर्मेशन हमने पहले की थी ना, जो इक्वेशन हमने क्वथनांक उन्नयन में की थी, सभी की सभी लागू यहाँ पे हो रही हैं।
कौंधनांक में हमने ये पढ़ा था कि शुद्ध विलायक का कौंधनांक अवाष्य शुद्ध विलायक की उपस्थिति में बढ़ जाता है। तो शुद्ध विलायक का कौंधनांक हमारे पास 353.23 केल्विन था। अवाष्य शुद्ध विलायक हमने 1.80 ग्राम लिया और उसका जो कौंधनांक है वो बढ़ के 354.11 केल्विन हो गए। ये बात सिद्ध हो गई। और फिर हमने ऑलमोस्ट इन क्वेश्चनों में हमें मोलर द्रव्यमान m2 निकालना होता है और वो इस सूत्र से निकाल सकते हैं। और डेल टी बी है वो मूलतः m के समानुपाती होता है। ये सभी चीज़ें हमने पहले सिद्ध कर ली हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वाला जो टॉपिक रहेगा हमारा हिमांक में अवनमन, कल करेंगे और साथ में न्यूमेरिकल करेंगे।